हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन हिंदी की एक सीरीज लेके आए हैं और इस हिंदी की सीरीज में अपन हिंदी को संपूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे, अपन सभी एग्जामों में जिन कंपटीशन या जिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी आती है उन सभी को मद्देनजर रखते हुए अपन पूरी हिंदी या संपूर्ण हिंदी को कवर करेंगे। उसके आज प्रथम क्लास में अपन हिंदी का परिचय, हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उनको अपने साथ जोड़िए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सके। चलो शुरू करते हैं अपने हिंदी का परिचय। देखो, हिंदी, जब अपन हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा या हिंदी की क्लास शुरू करने से पहले अपन को पता होना चाहिए भाषा क्या है ना, क्योंकि हिंदी एक भाषा है और प्रकट करने या लेन देन का माध्यम जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, लेन देन का माध्यम होता है, उसे क्या कहते हैं, लेन देन का माध्यम, उसे अपन भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन भाषा कहते हैं। देखो, भावों या विचारों को प्रकट करने के जो या लेन देन का जो माध्यम होता है, यानी कि विचारों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, भावों या विचारों को पहुंचाने का, उस माध्यम को अपन भाषा कहते हैं। और भाषा का जो माध्यम है उसको अपन भाषा का स्वरूप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, भाषा का स्वरूप कहते हैं। उसको भाषा का क्या कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। यानी कि ये भाषा के क्या हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे। यानी ये भाषा के क्या हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, या भावों या विचारों को प्रकट करने या लेन देन का जो माध्यम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और जो ये माध्यम है ये क्या है, भाषा का स्वरूप है या ये क्या है, प्रकार है। अब देखो, विचार क्या है, विचार क्या है, विचार मन में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए मन की अध्वन्यात्मक इकाई क्या है, विचार अध्वन्यात्मक इकाई है। यानी विचार जो मन में आते हैं उनकी कोई ध्वनि नहीं होती है, अर्थात ये क्या है, अध्वन्यात्मक इकाई है। भाषा क्या है, भावों या विचारों को प्रकट करने का या लेन देन का माध्यम है। और ये माध्यम है, इसी को क्या कहते हैं, भाषा का स्वरूप या प्रकार कहते हैं इन्हीं को। और ये क्या है, विचार क्या है, विचार मन में उत्पन्न या मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। ठीक है, ये क्या है, अध्वन्यात्मक इकाई है। विचार क्या है, मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। देखो, अब ये स्वरूप या माध्यम कौन कौन से होते हैं, तो देखो, भाषा का माध्यम यानी लेन देन के विचारों को किस तरीके से कर सकते हैं, तो माध्यम में पढ़ देखते हैं। तो पहला अपन देखते हैं मौखिक स्वरूप या मौखिक भाषा। इस मौखिक स्वरूप में क्या करता है, विचारों को बोलकर आदान प्रदान किया जाता है। दूसरा स्वरूप होता है लिखित स्वरूप। दूसरा कौन सा स्वरूप होता है, लिखित स्वरूप। इसमें विचारों को लिखकर आदान प्रदान किया जाता है। और तीसरा स्वरूप होता है सांकेतिक स्वरूप, जिसमें संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो भाषा के तीन स्वरूप हो गए या तीन प्रकार हो गए, मौखिक, लिखित और हो जाते हैं, तीन प्रकार हो जाते हैं। अब देखो, अब ये भाषा जो शब्द है, ये शब्द किससे बना हुआ, अगर अपन भाषा शब्द की बात करें तो ये जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना। किससे बना, भाष धातु प्लस आ प्रत्यय से बना। किससे बना, आ प्रत्यय से बना। अब इस भाष धातु है, इसका अर्थ होता है प्रकट करना। भाष धातु का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना, अर्थात विचारों को प्रकट करना, व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। देखो, अब बात करें भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई बात करें तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखो, अगर आप एनसीईआरटी के अनुसार देखते हो, एनसीईआरटी की बुक है उसके अनुसार देखते हो तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वो आपको दे रखी है
अपभ्रंश के शोर श्रेणी से दे रखी है। शोर श्रेणी अपभ्रंश से आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति दे रखी है। यदि आप डॉक्टर नगेंद्र की किताब में देखोगे, डॉक्टर नगेंद्र की किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें यदि आप देखते हो तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो आपकी उत्पत्ति दे रखी है अवहट। किससे दे रखी? अवहट से दे रखी। किससे दे रखी? अवहट से दे रखी। अब देखो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा को संस्कृत के अनुसार जैसे संस्कृत भाषा की जो लिपि है देवनागरी, ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी। और हिंदी भाषा को भी किस लिपि में लिखा जाता? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि का क्या खासियत है? देवनागरी लिपि में जिन वर्णों को जैसे बोला जाता है ठीक उसी प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, यानी जिन ध्वनियों को जिस प्रकार बोला जाता है उसी प्रकार उनको लिखा जाता है। ये देवनागरी की विशेषता है। तो ये हो गई हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। अब इस देवनागरी लिपि की अगर पूछ लिया जाए देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से हुई? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी की उत्पत्ति हुई। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो ब्राह्मी लिपि से। देखो अब हिंदी जो भाषा है इसकी क्या विशेषता है, या भाषा की क्या विशेषता होती है। अपन भाषा की विशेषता के बारे में बात करें तो भाषा की क्या विशेषता होती है? देखो भाषा का सबसे पहले मानक रूप होता है। भाषा का अपने आप में एक मानक रूप होता है। भाषा का क्या होता है? एक मानक रूप होता है। दूसरी बात अपन देखें तो भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है, ये बात ध्यान रखनी। तीसरी बात अपन देखें तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। चौथी बात देखें तो भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को अर्जित किया जाता है, भाषा को सीखा जा सकता है। भाषा जन्मजात नहीं होती है, भाषा अर्जित संपत्ति है। और पांचवी बात अपन देखें तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट ध्यान रखना। भाषा का मानक रूप नहीं होता है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, और भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है और ये सामाजिक प्रक्रिया है। ध्यान रखना, भाषा की इन विशेषताओं को भी ऑप्शन में देख के कह सकता है कि भाषा की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। क्या भाषा का मानक स्वरूप नहीं होता है, भाषा परिवर्तनशील नहीं होती है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, या भाषा अर्जित संपत्ति नहीं होती है, या भाषा सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो ये पांचों चीजें हैं। भाषा का मानक रूप भी होता है, भाषा परिवर्तनशील भी होती है, और भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। इस तरीके से यह विशेषता भी ध्यान। अब देखो जो भाषा है उस कुछ सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? देखो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? देखो भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? भाषा कैसे सीखी जाती है, किन चरणों में सीखी जाती है? तो ध्यान रख लेना, भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है सीखने का, उस सीखने की पहली प्रक्रिया में आएगा जिज्ञासा। जब किसी के पास जिज्ञासा होगी
जिज्ञासा होगी तो वो क्या होगा, भाषा को सीखने के पहला कदम रख देगा। जब जिज्ञासा होने के बाद वो क्या करेगा, उसका अनुकरण करेगा। क्या करेगा, उसका अनुकरण करेगा, अनुकरण करेगा। और जब अनुकरण करेगा तो फिर उसको भाषा सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इस तरीके से भाषा की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के 3 स्टेप हो जाते हैं। पहली जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण और तीसरा क्या हो जाएगा, अभ्यास। देखो ये क्रम वाइज याद रखना है आपको, ये आपको क्रम वाइज याद रखना है। इनका क्रम है, पहले जिज्ञासा होती है, फिर अनुकरण होता है, फिर अभ्यास होता है। ऐसा नहीं है आपने पहले अनुकरण कर दिया, अभ्यास कर दिया, जिज्ञासा नहीं। इनका क्रम रखना, क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। देखो दृष्टिकोण में देखो, पहले आपकी अभी जिज्ञासा हो रही कि मैं एक क्लास लूं, इसको जानूं, ये आपकी जिज्ञासा है। फिर आप इसको पढ़ोगे, फिर इसका आप अनुकरण करोगे, ये आपका अनुकरण हो गया। और फिर आप इसका अभ्यास करोगे तो आप इसको सीख जाओगे। ये क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है भाषा को सीखने का। अब देखो भाषा का विकास क्रम क्या है। कोई भाषा को सीखता है तो उसका विकास क्रम क्या है। देखो जब भाषा के विकास क्रम की बात करें, भाषा के विकास क्रम की बात करें तो विकास क्रम में सबसे पहले आएगा, देखो सुनना। भाषा को सबसे पहले सुना जाता है, किसी के द्वारा सुना जाता है। फिर बोलना, फिर क्या करता बालक, भाषा को पढ़ता है, पढ़ना। और फिर लास्ट में सीखता है वो लिखना। ठीक है, तो भाषा के विकास क्रम के 4 चरण हो गए। पहले क्या कहता है, भाषा को सुना जाता है, फिर बोला जाता है, और फिर पढ़ा जाता है, और फिर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ये भाषा के क्रम वाइज क्या हो गए, विकास के चरण हो गए। ये भी आपको क्रम से याद रखना है। पहला क्रम सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और फिर क्या, लिखना। ये भाषा के विकास क्रम हो गए। अब देखो, अब अपन देखते हैं भाषा का संवैधानिक प्रावधान। भाषा का संवैधानिक प्रावधान, भाषा का संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, देखो हिंदी भाषा के संवैधानिक प्रावधान की बात करें। यहाँ भाषा का संविधान, जो भाषा है संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 343 ए है, ये ए है 343 ए या 343 एक है, जिसमें लिखा हुआ कि भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, ये बात लिखी अनुच्छेद 343 ए में। ठीक है, ये है संवैधानिक प्रावधान भाषा से संबंधित। अब देखो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में। 1955 में सरकार ने राजभाषा आयोग बनाया था। राजभाषा आयोग कब बनाया था, 1955 में। और ये राजभाषा अधिनियम की बात करें, राजभाषा अधिनियम कब आया, तो राजभाषा अधिनियम की बात करें तो राजभाषा अधिनियम आया 1963। और इस 1963 का जो अधिनियम था वो 1967 में क्या हुआ, संशोधित हुआ। इसमें संशोधन किया गया। यह हुआ भाषा के संवैधानिक प्रावधान। ये आपको अनुच्छेद जो भाग है, संविधान का भाग है, वो 17 है, ध्यान रखना। और अगर बात करें जो भाषा का जो अनुसूची है संविधान के अंदर, वो अनुसूची कौन सी है, अगर अनुसूची की अपन बात करें तो वो आपकी अनुसूची नंबर 8 होगी। इस अनुसूची नंबर 8 में क्या है, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। अब मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी संविधान में, 14। अब कितनी है, 22 भाषाएं हैं।
और इनमें हिंदी भी है। इनमें कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी। इस तरीके से आपको इस संवैधानिक प्रावधान और हिंदी भाषा का परिचय आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि भाषा की कौन कौन सी इकाइयां हैं, फिर उन इकाइयों, शब्दों पर, वर्णों पर विचार करते हुए अपन भाषा को संपूर्ण रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस श्रृंखला को आपको यदि फायदा हो रहा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद।